Hello everyone and welcome to your CMA final RMBI classes. We will be starting off with the RMBI syllabus from today's session. So CMA final के अंदर न्यू सिलेबस जो आया है आपका, इस न्यू सिलेबस 2022 के अंदर हमारे लिए इलेक्टिव पेपर्स आए हैं और इलेक्टिव पेपर्स में से पेपर 20B है हमारा RMBI विच इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इस पेपर में इस पेपर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। आपके पास इलेक्टिव में अलग अलग ऑप्शंस हैं, आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी डिटेल्स भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा इलेक्टिव सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप RMBI सेलेक्ट कर रहे हैं, सो दिस इज गोना बी वन कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स दैट वी आर कमिंग अप विथ बिकॉज हमारी RMBI की क्लासेस प्योरली CMA इंस्टीट्यूट मैट से होने वाली है। सो इट इज नॉट दैट आई एम गोना बी टीचिंग फ्रॉम माय मैट, कोई टीचर का मैट होने वाला है, कोई और तीसरा मैट होने वाला है, उसके अंदर कुछ समराइज्ड वर्जन्स होगा, नहीं। हम CMA इंस्टीट्यूट के मैट से ही पढ़ेंगे और वही मैट से जब हमने अपनी क्लासेस में पढ़ रखा होगा, घर में पढ़ रखा होगा, 2 बार रिवाइज करेंगे तो देयर इज नथिंग दैट स्टॉप्स अस फ्रॉम स्कोरिंग वेल इन दिस पेपर। Believe me, I have been teaching risk-based subjects for the last 13 years. Yes, risk management-based subjects. So CA final में पहले इसका बोल के एक सब्जेक्ट होता था जिसमें रिस्क एंड कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाता था। CA इंटरमीडिएट में एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम EIS का एक सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कुछ रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाता हूँ। CA फाइनल में रिस्क मैनेजमेंट एक प्रॉपर 100 मार्क इलेक्टिव पेपर है जो मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं and I've mentored more than thousands of students in that paper. So be rest assured, the idea of telling you all this is that be rest assured that what we will be discussing will be a comprehensive coverage, and we are one of the first persons in the country, one of the first teachers in the country who have started off and launched the CMA final RMBI classes for you. Now, ये क्लासेस हमने जल्दी शुरू तो कर दी आपके लिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो दिसंबर में अपेयर कर रहे हैं, जून में अपेयर कर रहे हैं एंड जिन एग्जाम्स देना है, सो द क्लासेस विल बी अवेलेबल फॉर यू टाइमली, ताकि अगर आपको क्लासेस की जरूरत पड़े दे आर गोना बी अवेलेबल एट योर कंप्यूटर्स, एट योर डिवाइसेस, इन योर मोबाइल फोन्स, बिकॉज दे आर गोना बी अवेलेबल इन अ D2H मोड। जिन क्लासेस को आप अपने रिकॉर्डेड अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड मोबाइल फोन्स में कर पा रहे होंगे। नाउ RMBI के पेपर में आज के सेशन में हम एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू लेंगे इस पेपर के बारे में, इस पेपर के कंटेंट के बारे में, चैप्टर्स, मॉड्यूल्स के बारे में बहुत अच्छा खासा एक ओवरव्यू डिस्कशन हम करने वाले हैं। सो कीप लिसनिंग एंड कीप पेइंग अटेंशन एवरीवन। सो सबसे पहला, क्या ये पेपर प्योरली थ्योरी है? नहीं जी, बहुत सारे सम्स है, बहुत सारे प्रैक्टिकल। सो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बिल नहीं है। आई विल से मेजर पार्ट ऑफ द पेपर थ्योरी ही कहलाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल्स भी आएगा। सो हमारे लिए 100 मार्क का पेपर है। इस 100 मार्क के पेपर में यू कैन एक्सपेक्ट अबाउट 20 मार्क्स के आसपास, 20-25 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स तक, बट मेजर पार्ट ऑफ द पेपर विल स्टिल रिमेन एज थ्योरी। सो पेपर के अंदर रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, कोई अलग अलग सेक्शंस है? हाँ जी, आपके पेपर के 2 अलग अलग सेक्शंस है। सेक्शन A इज अबाउट रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग विच इज 60 मार्क्स एंड द सेकंड पार्ट इज रिस्क मैनेजमेंट इन इंश्योरेंस विच इज 40 मार्क्स। सर CMA इंस्टीट्यूट का बुक तो इतना मोटा है सर, 420 पेजेस का फाइल है सर, PDF जो डाउनलोड किया था सर मैंने देखा था। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। सबसे पहले तो ये समझिए वो 420 स्पेशल नंबर ढूंढा है CMA इंस्टीट्यूट ने अपने। सो इस 420 पेजेस के बुक के अंदर अपने लिए चैप्टर कंटेंट इज अबाउट 325-330 पेजेस चैप्टर कंटेंट। ओके, बाकी हमारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बैक क्वेश्चंस वगैरह होंगे, लेकिन द चैप्टर कंटेंट इज 325-330 पेजेस, यानी ऑलमोस्ट 100 पन्ने के आसपास खत्म हो गया अपना। अब उसके अंदर भी जब हम पढ़ेंगे यू विल रियलाइज कि हम क्या करेंगे, अपने पैराग्राफ्स में अपने लाइंस कुछ मार्क अंडरलाइन करते चलेंगे। आप जब रिवाइज करोगे आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना रहेगा। सो इंस्टीट्यूट के मैथ से पढ़ते टाइम आपको इनिशियली पेजेस बहुत ज़्यादा लगेंगे, लेकिन 25% ऑफ द पेजेस जनरल कंटेंट होगा जो हम पढ़ ही नहीं रहे होंगे। सो ऑटोमेटिकली ये अपने लिए 250 पन्ने का बुक हो चुका होगा। सर 250 पन्ना तो बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है 100 मार्क के लिए।
दैट इज वेयर द ट्रिक पार्ट कम्स इन। तो जो 420 पन्ने का बुक देख रहा होगा उसको हैवी लगेगा, बट जहां आपको दिखेगा ना ये 250 पन्ने का खाली होने वाला है हमारे लिए, तब आपको बहुत कंफर्ट जोन में आ रहा होगा ये बुक। अब इसके अंदर भी एक बहुत स्मार्ट तरीके से हम इस चैप्टर्स को टैकल करेंगे, अप्रोच करेंगे। बट टू जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, रिस्क मैनेजमेंट, मैं अभी किसी चैप्टर टॉपिक वर्ड पे तो गया ही नहीं हूं, खाली ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। बट रिस्क मैनेजमेंट इज गोना बी प्योरली टॉकिंग अबाउट बिजनेस रिलेटेड, क्या क्या टाइप के रिस्क हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग इंडस्ट्री एंड अ कंपनी, क्या क्या टाइप के रिस्क हो सकते हैं फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज, उसको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हम करने वाले हैं। एक एक अलग अलग टाइप के रिस्क को पिकअप करके बहुत डिटेल डिस्कशन हम उसके बारे में करेंगे अपने सेशंस के अंदर। नाउ जस्ट टू गिव यू द टू पार्ट्स ऑफ आवर, ये अपनी बुक है जो आपको दिख रही होगी, दिस इज हाउ द बुक लुक्स लाइक। ओके, our CMA Institute book के अंदर this is the initial pages. Now this is the relevant part that I'm coming towards. So मेरे लिए risk management in banking is 60 marks and risk management in insurance is 40 marks. That's how the paper का breakup is. उसमें भी अगर आप smartly समझो, I have a few things that I've noted for you. So मेरे लिए chapter 1, क्योंकि सर मेरे को पता है स्टूडेंट ना पहले पढ़ना गिनता है फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करता है, तो मेरे लिए चैप्टर 1 22 पन्ने का है सर, चैप्टर 2 इज 42 पेजेस, चैप्टर 3 इज गोना बी 62 पेजेस, ये बहुत बड़ा वाला चैप्टर है अपना, 4th इज 18 पेजेस एंड 5th इज 25 पेजेस। ये 5 चैप्टर्स में से अगर आप समझ रहे होंगे तो सर ये दोनों बहुत ही अच्छा ROI वाला चैप्टर्स है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। तो सर 18 पन्ना पढ़ के 10 मार्क मिलने वाला है, 25 पन्ना पढ़ के 15 मार्क मिलने वाला, सर यही दो सबसे पहले अप्रोच कर रहे होंगे, करेक्ट। 25 मार्क्स इन द किट ही है अपने लिए अगर आप समझो बैंकिंग एस्पेक्ट पे अप्रोक्सीमेटली 170 पेजेस है, 171 टू बी प्रिसाइज। ओके, बट वहीं इनफैक्ट नहीं 169 पेजेस है इसका। वहीं अगर आप समझोगे इंश्योरेंस में हमारे लिए 36 पेजेस हैं, 84 एंड 51, ये तीनों मिलाकर भी 171 पेजेस हैं। यानी हम ये समझाना चाह रहे हैं मेरा एक बहुत अच्छा खासा स्ट्रेस इनिशियली बैंकिंग एस्पेक्ट पे रहेगा। 2 रीजन, 60 मार्क्स इक्वल नंबर ऑफ पेजेस, ऑलमोस्ट 60 मार्क्स एंड इक्वल नंबर ऑफ पेजेस, वो 40 मार्क्स के लिए इक्वल नंबर ऑफ पेजेस होगा, तो हम लोग ऑब्वियसली पहले बैंकिंग पे ज्यादा स्ट्रेस देके पढ़ रहे होंगे। इसके अंदर भी इतना लोड नहीं लेने का, कई सारा जेनेरिक कंटेंट होगा जो हम लोग ऑब्वियसली अपने क्लास में डिस्कस करके ओवर करते चल रहे होंगे, जो अपने को जितना जितना रेलेवेंट होगा अपने कवर करते चल रहे होंगे। सो बी रेस्ट अश्योर्ड, अपने लिए ये जो 340 पेजेस अप्रोक्सीमेटली दिख रहा है, इसमें भी 5-7 पेजेस खाली कवर्ड नहीं है, मतलब इंट्रो पेजेस वगैरह, इसलिए दैट्स हाउ आई सेड अराउंड 330 पेजेस है अपने लिए कंटेंट वाला पार्ट। नाउ यहां पे एक एक चैप्टर वाइज, ये तो मैंने आपको चैप्टर वाइज पेज का ब्रेकअप दिया, अभी एक एक मॉड्यूल वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज इट दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग इन दिस। तो सबसे पहला मॉड्यूल आएगा इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट। इस इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिस्क, ठीक है ना। लोगों को लगता है रिस्क इज इक्वल टू लॉस, पर सर अगर रिस्क इक्वल टू लॉस होता तो फाइनेंस की दुनिया बोलती है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, हाई लॉस नहीं, हाई रिस्क हाई रिटर्न, हाई लॉस नहीं। तो अगर हाई रिस्क इक्वल टू लॉस होता तो हाई रिस्क इक्वल टू हाई लॉस होता, लेकिन फाइनेंस की दुनिया बोलती है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो अगर रिस्क है, बहुत लोग बोलते हैं इश्क है, लेकिन अगर रिस्क है तो रिटर्न का भी चांसेस है। सो अपने लिए रिस्क बिजनेस में लेना है, दैट इज द इनहेरेंट नेचर ऑफ द बिजनेस, बिकॉज अगर रिस्क नहीं लेंगे तब तो पैसा एफडी कर दीजिए, बिजनेस क्यों कर रहे हैं आप? बिजनेस किया है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। सो बिजनेस बाय इट्स वेरी ओन नेचर इज इनहेरेंट कि वहां पे रिस्क तो हो ही रहा होगा, लेकिन हमें कितना रिस्क लेना है, कितना रिस्क हम लेने को तैयार हैं, उसके हिसाब से रिस्क को मैनेज करना, रिड्यूस करना, एक्सेप्टेबल मेंटेन करना एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर, ये सब रिस्क मैनेजमेंट में हो रहा होगा। तो एक बैंकिंग बिजनेस में फर्स्ट मॉड्यूल से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपको, एक बैंकिंग बिजनेस पे क्या क्या टाइप के रिस्क हो सकते हैं,
क्या होता है रिस्क बैंक के लिए, कैसे कैसे रिस्क को एनालाइज असेस किया जाता है, मैनेज किया जाता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। एंटायर मॉड्यूल 1 इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट. Very little discussion will be about banking per se. The entire concept is going to be more generic about introduction to risk management. The second chapter is about interest rate risk and market related risk. Now, to discuss a little bit about this, the people who have already done SFM classes by now, you can very easily relate. The ones who have not done SFM classes, don't worry, start from scratch. And if you've not taken SFM classes, our CMS specific SFM classes are also available. For those details also you can read to the description or visit our website. Now, interest rate risk management होता क्या है सर? बोला एक सिंपल भाषा में अगर हम आपको समझाएं, बॉन्ड प्राइसेस आर इनवर्सली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट्स. बॉन्ड प्राइसेस आर इनवर्सली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट्स. सो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है बॉन्ड के प्राइसेस घटते हैं, इंटरेस्ट रेट घटता है तो बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं. दिस इज इंटरेस्ट रेट रिस्क, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट बिकॉज ऑफ चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट. चेंज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट वर्ड यूज किया मैंने, खाली बॉन्ड नहीं. सो अगर बैंक ने एक फ्लोटिंग रेट लोन दिया है, फ्लोटिंग रेट लोन दिया है, अब अगर इंटरेस्ट रेट घट गया तो बैंक को उसमें इंटरेस्ट कम कम मिलेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बैंक को उस पर इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा. वैल्यू ऑफ द एसेट चेंजेस. सिमिलरली लेट्स से, सिमिलरली आई एम गिविंग यू वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स, खाली सुनते रहो अभी. सिमिलरली लेट्स से बैंक ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे. बैंक के पास जो पैसा आता है, बैंक खाली कुछ पैसा इन्वेस्ट करके रखता है सरप्लस फंड्स को. तो बैंक ने इन्वेस्टमेंट्स में कुछ इन्वेस्टमेंट्स मनी मार्केट सिक्योरिटीज, डेट फंड्स या इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज में लगाए होते हैं. अब ये इंटरेस्ट रेट चेंजेस होने के वजह से वापस मेरे इन एसेट्स में वैल्यूज में चेंज होता है. दिस इज इंटरेस्ट रेट रिस्क. बैंक के लिए इंटरेस्ट रेट का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. क्यों? क्योंकि बैंक का तो पूरा बिजनेस ही इंटरेस्ट पे चलता है. बैंक आपसे पैसा लेता है, बदले में आपको इंटरेस्ट देता है, और आपसे लिया हुआ पैसा बैंक आप ही को वापस देता है और उस पर आपसे वापस इंटरेस्ट लेता है. लेकिन आपसे जो इंटरेस्ट लेता है इज ऑलवेज हायर देन द इंटरेस्ट जो आपको देता है, एंड द डिफरेंस इज द इनकम फॉर द बैंक. सो लेट्स से आप बैंक में जब पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है अबाउट 7%. बट वही जब आप बैंक से वही पैसा वापस लेने जाते हैं तो बैंक आपको चार्ज करता है अराउंड 10%. द डिफरेंस is the interest income for the banks. This is called spread in the banking language. This is the spread. So बैंक यही spread में खेल के कमा रहा होता है. अब इंटरेस्ट रेट कम बेसी होने से बैंक के लिए बहुत मेजर इफेक्ट होता है, बिकॉज बैंक के लिए तो कॉग्स भी इंटरेस्ट पे है और बैंक का तो सेल्स भी इंटरेस्ट पे है. तो अल्टीमेटली बैंक के लिए सारा इनकम एक्सपेंसेस का मेजर पार्ट इज बेस्ड अपॉन इंटरेस्ट. मार्केट रिस्क. So again, market risk is where the risk of changes in the entire market affecting the investments. Changes in the entire market. So let's say for example, अगर इक्विटी मार्केट क्रैश करे जैसे हुआ, 17,000 के नीचे चला जाए जैसे हुआ, अगर इक्विटी मार्केट क्रैश करता है तो आपने इन्वेस्टमेंट चाहे किसी में ही किया हो, ठीक है ना, चाहे अडानी जी के पास किया हो, चाहे अपने मुकेश जी के पास किया हो, चाहे टाटा में किया हो, चाहे पीएसयूज में किया हो, चाहे आईटी, चाहे बैंकिंग, चाहे किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट किया हो, इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू फॉल कर रहा होगा. अगर कमोडिटी मार्केट क्रैश करता है, अगर क्रिप्टो मार्केट क्रैश करता है, इन्वेस्टमेंट तो आप क्रिप्टोज में भी करते हैं. Investments are subject to market risk. Read the offer documents carefully before investing. But अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, अगर इन इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू फॉल करता है, इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू फॉल करता है, सो दैट इज वाई बैंक के एसेट्स का वैल्यू फॉल कर जाएगा. दैट इज गोइंग टू बी मार्केट रिस्क फॉर द बैंक. बैंक के लिए मार्केट रिस्क होगा क्योंकि बैंक के इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू फॉल कर रहा होगा. इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा. इंटरेस्ट रेट रिस्क की चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट के वजह से बैंक के एसेट्स का वैल्यू चेंज हो रहा होगा. देन क्रेडिट रिस्क. बैंक आपको जब भी पैसा देता है, आपको पैसा लोन पे दे रहा है, लेकिन अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हैं, अगर एक वर्ड समझो आप जो आप बहुत अच्छे से समझते हैं, एनपीए,
अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हैं तो बैंक के लिए एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये एनपीए होने का रिस्क, कस्टमर के डिफॉल्ट करने का रिस्क, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क को भाषा में, सिंपल भाषा में बोले तो रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स बोलते हैं, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बोलते हैं, रिस्क ऑफ एनपीएस बोलते हैं। दिस इज क्रेडिट रिस्क। सो बैंक के लिए क्रेडिट रिस्क होगा, रिस्क कि सामने वाला डिफॉल्ट कर जाए, पैसा ना दे, दैट इज अ रिस्क। इन लिक्विडिटी रिस्क, डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड लिक्विडिटी रिस्क? सो बैंक्स का पूरा काम ही लिक्विडिटी पे है, पैसे से लेकर है। अब अगर बैंक के पास लिक्विडिटी क्रंच हो जाए, you have heard of banks collapsing, you have heard of SVM bank, you have heard of various cases where, अगर आप समझते हैं, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स है कि बैंक मल्टीप्लायर पे खेलता है। मल्टीप्लायर पे खेलता है इन द सेंस, आप अगर 100 रुपया बैंक के पास रखते हैं, बैंक 20 रुपया रख के वही 80 रुपया आपको वापस दे देता है। आप वही 80 रुपया बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक 20% रख के लेट्स से 64 आपको दे देता है। तो एक्चुअली वही पैसा चर्न हो रहा है बार बार। अब अगर ये सब पैसा वापस मांगने आ गए तो हम आपको पैसा देंगे कहां से? क्योंकि वो पैसा तो हमने इन्वेस्ट कर दिया था, लोन पे दे दिया था। अब अगर यहां से पैसा आया नहीं तो हम आपको दे नहीं पाएंगे, बैंक के लिए इश्यूज। दैट इज हाउ क्रैशेस हैपन ऑफ बैंक्स। पुराने जमाने से लेके आज तक किसी भी देश में रहो, चाहे लीमन ब्रदर्स से लेके एसवीएम बैंक तक, हमारे यहाँ चाहे येस बैंक हो चाहे कोई भी बैंक हो, सबके साथ प्रॉब्लम यही हुआ है, लिक्विडिटी इशू हो गया बिकॉज द एसेट्स हैव not materialized and the customers have come for the money but we don't have the money available. Liquidity risk is the risk that the bank does not have liquid funds available to meet its obligations. अपनी लाइबिलिटी को, अपने एक्सपेंसेस को, पैसे को चुकाने के लिए हमारे पास सफिशिएंट फंड्स, पैसे अवेलेबल नहीं है, ये होने का रिस्क इज गोना बी कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क। ओके, सॉवरेन रिस्क इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, अगर आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। सॉवरेन रिस्क इज अ रिस्क रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट। सो पास्ट में ऐसा 2-3 बार हुआ है, एक्चुअली 2-3 बार से ज्यादा बार हुआ है, बट मिनिमम 2-3 बार हुआ है जहां पे एक गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर गया। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होता है, क्योंकि हमने तो लगता है कि सर गवर्नमेंट सॉवरेन है, वो और नोट छाप देगा। बट प्रॉब्लम क्या होता है, कई सारे ऐसे केसेस में जहां गवर्नमेंट अपने हिसाब से नया करेंसी नहीं प्रिंट कर पाता और फिर गवर्नमेंट अपने लाइबिलिटीज पे डिफॉल्ट कर जाता है बिकॉज गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। और अगर गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर जाए तो उस देश के कंपनी, उस देश के करेंसी, लोगों का, सबका, किसी भी सिस्टम पे से भरोसा उठ जाता है। बिकॉज थिंक ऑफ इट लाइक टुडे वी रिलाई ऑन द फैक्ट दैट माई मनी केप्ट इन द बैंक, माई मनी इन माई हैंड हैज दैट वैल्यू बिकॉज द आरबीआई सेज, द गवर्नर ऑफ आरबीआई हैज साइंड एंड टोल्ड दैट टू मी। बट इमेजिन, not our country, but let's say XYZ country, if the country's government is not able to meet its liabilities, आपको पता है इन नोटों का कोई वैल्यू नहीं है सर, ये कागज के टुकड़े रह जाएंगे। That is where a panic situation starts arising. Happened in Italy, happened in a lot of countries in the past. So that is a sovereign risk where the governments default or are not able to meet their obligations. Insolvency risk, अगर आप वर्ड से समझो नाम से, insolvency is where the bank or the entity becomes bankrupt. So where your assets are not sufficient to meet your liabilities and your obligations, that is going to be called a bankruptcy situation. तो insolvency basically एक ऐसा situation होता है जहां बैंक के assets के साथ, बैंक के एसेट्स को बेच के, लिक्विडेट करके भी हम इतना पैसा नहीं अरेंज कर सकते जितना का लाइबिलिटीज है। तो इन दैट केस कंपनी बैंकरप्ट इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करता है, घोषित कर दिया जाता है, एंड देन वी वांट टू बेल इट आउट, बेल आउट स्ट्रेटजीज वगैरह बनाए जाते हैं। ऑपरेशनल रिस्क अगर आप नाम से समझो इज विद रिस्पेक्ट टू डे ऑपरेशंस। आज के दिन में बैंक में ऑपरेशनल रिस्क में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहा है। पहले इंडिविजुअल लेवल पे थेफ्ट का रिस्क होता था, आज के दिन में ब्रॉडर लेवल पे थेफ्ट का चांसेस बढ़ता जा रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे बहुत स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स लगाए गए हैं, बट ब्रॉडर लेवल पे बहुत बड़े बड़े मैसिव फ्रॉड्स होते जा रहे हैं, हमने सुने हैं, देखे। प्लस बैंक्स आज के दिन में टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होता जा रहा है, दैट इज क्रिएटिंग न्यू ऑपरेशनल रिस्क फॉर द बैंक्स। सो ऑपरेशनल रिस्क इज विद रिस्पेक्ट टू द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बैंक। यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, उनको कैसे टैकल करना है, वी आर गोना बी डिस्कसिंग ऑल दैट, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स कमिंग अप।
off balance sheet risk for the banks. Now if you understand this concept, off balance sheet risk, so technically अगर आप समझो, बैंक आपको जो पैसा देता है, आपसे जो पैसा लेता है, वो बैंक के बैलेंस शीट पे होता है. बट देयर इज समथिंग कॉल्ड, इफ यू अंडरस्टैंड इन योर लैंग्वेज, कॉन्टिंजेंट एसेट एंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज. दी contingent asset and contingent liabilities are certain things that do not appear in the balance sheet. They are a part of the notes to accounts. I'm sure you understand that. That's accounting, FR. अब हम यहां ये बात करना चाह रहे हैं आपके साथ कि अगर बैंक ने, दो मेन टाइप की ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स होती है. देयर इज समथिंग कॉल्ड LCBG सर्विसेज. व्हाट इज LCBG सर्विसेज? लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटीज. सो जब बैंक LC सर्विसेज देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, या बैंक BG बैंक गारंटी सर्विसेज देता है, दीज आर ऑल कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज. इसके लिए बैंक कमीशन इनकम लेता है. लेकिन ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी होता है कि अगर सामने वाला पार्टी नहीं दिया पैसा तो बैंक दे देगा. इन कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज में बैंक कई बार सफिशिएंट कोलैटरल अगर नहीं लेता, ऐसे ही कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज में फंसा था PNB बैंक भी. एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं इस बैंकिंग सेक्टर के हिस्ट्री में. सो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज में बैंक्स लेटर ऑफ क्रेडिट्स वगैरह देता है, बैंक गारंटीज देता है, लेकिन बाद में अगर ओरिजिनेटर डिफॉल्ट कर जाता है तो लाइबिलिटी बैंक पे आ जाता है. ऑफ बैलेंस शीट लाइबिलिटी रिस्क. सो दीज आर गोइंग टू बी रिस्क फॉर द बैंक्स दैट डू नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट बट दे आर देयर फॉर द बिजनेस. नाउ these are going to be the main types of risk that we will discuss for the banking sector. तो given you an overview for the each of the modules of the banking sector जो हम discuss करेंगे, बहुत interesting एक एक टाइप का risk, उसके detailed descriptions हम लोग सीखने वाले हैं. इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में अगर आप समझोगे, आप अगर नोटिस करो, खाली इन जनरल आपके सामने है सारे मॉड्यूल्स, तो बैंकिंग के अंदर हम सारे हर एक मॉड्यूल में अलग अलग टाइप का रिस्क सीखने जा रहे हैं. लेकिन इंश्योरेंस के अंदर पहले दोनों मॉड्यूल में हम रिस्क नहीं सीख रहे, हम इंश्योरेंस सेक्टर सीख रहे हैं. सो पहले पार्ट में इंश्योरेंस बिजनेस क्या होता है, कैसे काम करता है, वहाँ पे आपने ये सब वर्ड सुना होगा, इंडेमनिटी होता है, सबरोगेशन होता है, ये सब कॉन्सेप्ट सीखेंगे. तो इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में सीखेंगे, इंश्योरेंस बिजनेस में किस तरह काम होता है, ये सब डिटेल्स सीख रहे होंगे. इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज क्या क्या होते हैं, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, ये सब टर्मिनोलॉजीज होता है, री इंश्योरेंस वगैरह. सो री इंश्योरेंस क्या कैसे होता है, कैसे इंश्योरेंस कंपनीज अपना री इंश्योरेंसेज वगैरह करवाती है. जनरल इंश्योरेंस में ही एक टाइप होता है हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन जनरल इंश्योरेंस बाकी लाइक मोटर इंश्योरेंस वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस में और लाइफ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती है, IRDA के क्या क्या नॉर्म्स वगैरह है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स वगैरह क्या क्या है, क्या क्या कई सारे लिमिट्स वगैरह होते हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स के, ये सब डिटेल डिस्कशंस वगैरह हम लोग होने वाला. तो बहुत थियोरेटिकल पार्ट होगा ये, इसलिए बहुत हैवी है. अगर आप समझोगे 84 पेजेस का है, इन टर्म्स ऑफ पेजेस ऑल्सो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, बट बेसिक जेनेरिक थ्योरी होने वाला है. सो डोंट क्रिएट अ परसीव नोशन अबाउट इट टू अर्ली. हाँ, last part is the only part where we go into the risk with respect to the banking sector. So that is going to be the only unit where we discuss the various types of risk with respect to the insurance sector. Insurance sector में क्या क्या टाइप के रिस्क हो सकते हैं, किस तरह उन रिस्क वगैरह को एवर्ट किया जा सकता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे कैसे किया जा सकता है, वो सारा डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं. So this is kind of an overview for the entire subject that we are starting off with. आवर क्लास का टीचिंग मॉड्यूल इज गोना बी वेरी सिंपल. हम सिर्फ CMA इंस्टीट्यूट मैथ से क्लासेस कंडक्ट करेंगे. क्लासेस के दौरान जो रेलेवेंट लाइंस होंगी हम अंडरलाइन करवाएंगे, जहाँ दरकार होगा मैं डायग्राम्स बनवाऊंगा, मैं राइटअप लिखवाऊंगा. सो बी रेस्ट अश्योर्ड, एवरीथिंग जो आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर योर फाइनल डे प्रिपरेशंस, दे आर गोना बी देयर विथ यू. हम जितना अंडरलाइन कराएंगे, जितना आपको लिखवाएंगे एंड जितना डायग्राम्स बनवाएंगे, उसके सिवाय आपको कुछ भी नहीं पढ़ने का दरकार होगा. बी रेस्ट अश्योर्ड ऑन दैट पार्ट. सिर्फ उसको 2 बार रिवाइज करना होगा एंड हमारे साथ साथ थोड़ा वो रिविजन क्लासेस, मॉक टेस्ट भी हम लेंगे, सो दैट वी गेट अ कंफर्ट इनटू द सब्जेक्ट. आई होप you have got a good overview into the subject, into the chapters and the modules, and an interest. What is important is an interest, because in सब के अंदर एक ओवरव्यू देने का ऑब्जेक्टिव ये था ताकि अपने को समझ में आए कि सर सब्जेक्ट है क्या, किस बारे में हम बात करने जा रहे हैं, क्या ये प्योर थ्योरी होने वाला है, नंबर्स होगा, किस टाइप का थ्योरी होने वाला है. सो नाउ आई एम श्योर यू गेट एन इंटरेस्ट इनटू द सब्जेक्ट, एंड इफ यू हैव
the next sessions are only going to be much more entertaining and interesting. So this session was purely about giving you a complete comprehensive bird's eye view of the entire subject that's coming up. Next session onwards we're going to start off with module 1. So इन्होंने हर एक मॉड्यूल के अंदर कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स किए हैं, just to give you an idea. So this is how your module 1 looks like. So within module 1 also we will have 5 parts, and that is how the entire module 1 is structured. So each of these parts we're going to be starting off with next session में. In fact part 1 2 3 बहुत छोटू है, तो first class में ही almost 1 2 3 part खत्म भी हो जाएगा, 4th and 5th part तक चलेंगे आगे. So be rest assured that we will cover sufficient content but go slow and slow, because obviously we will want you to develop a comfort into the subject at the initial levels. So classes हम comfortable speed में maintain करके रखेंगे आपके लिए, ताकि आपको sufficient time मिले. So our classes are not very lengthy. We'll keep it bit around quarter to मतलब 1 hour 45 minutes or about 2 hours. That's how this class length duration will be. This is obviously just the initial intro session that we had, where we wanted to introduce you to the entire subject. That is why we kept it short. Otherwise the average duration for each of the classes will be about 1 hour 45 minutes to 2 hours. Okay, so next session onwards we're starting off with module 1. I hope you've got a good overview on the chapters and the subject, and next session से हम continue करते हैं. आज के लिए इतना ही everyone. Thank you so much. And if you have liked the video, please don't forget to share it with your other CMA friends. And if you are interested in joining the sessions, the details are available in the description line and in the ticker below. And if you want to be updated about more such content, don't forget to press the subscribe to the channel and press the bell icon button. Thank you so much.